तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिफेंस कंपनी की जो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी अपना दम दिखाने लगी है। ये कंपनी जो केबल वायर हार्नेस, रडार सिस्टम और अब रेलवे के ऑब्स्टेकल डिटेक्शन तक अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है। तो चलिए दोस्तों आज करते हैं डीसीएक्स सिस्टम का फुल इन डेप्थ एनालिसिस, जिसमें कवर करेंगे इसका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, फ्यूचर आउटलुक्स एंड फाइनली हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अबाउट द कंपनी। ये कंपनी बेंगलुरु बेस्ड एक डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है, जिसका बिजनेस जो है ये मेनली 3 सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ है। केबल एंड वायर हार्नेस, जिसमें हाई मार्जिन मिलते हैं कंपनी को। सिस्टम इंटीग्रेशन का काम करती है कंपनी फॉर रडार, मिसाइल एंड सर्वेलेंस। ईएमएस, पीसीबी असेंबली का काम करती है कंपनी थ्रू सब्सिडरी रैनियल। साथ ही साथ कंपनी काइटिंग एंड एमआरओ जैसे काम करती है, जिससे एक एक्स्ट्रा रिवेन्यू स्ट्रीम बन जाती है। कस्टमर लिस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बड़े नाम देखने को मिलते हैं लाइक एआईए इजराइल, लॉकहीड मार्टिन, कॉलिंस एरोस्पेस, एलएनटी। मतलब ये है कि कंपनी के पास ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है। देखो दोस्तों, कंपनी के सेगमेंट्स के बारे में इन डेप्थ आगे जाके हम जानकारी लेने वाले हैं, बट फर्स्ट देखते हैं कि रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई है कंपनी में। डीसीएक्स ने रिसेंटली ईएलटीए सिस्टम इजराइल के साथ एक जेवी साइन किया है। अब ये दोनों मिलके रडार सिस्टम बनाने वाले हैं, जैसे एयरबॉर्न मेरीटाइम रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स। देखो, एयरबॉर्न मेरीटाइम रडार्स जो है ये स्पेशली समंदर के ऊपर के एरिया के लिए इसका यूज़ होता है। इससे क्या होता है, समंदर में कहाँ पे कौन से शिप्स ट्रैवल कर रही है या फिर कौन से एयरक्राफ्ट, कोई एयर में अगर कोई फायरिंग हो रही है, सब कुछ वहाँ पे दिख जाता है। एंड फायर कंट्रोल रडार्स क्या होते हैं, फाइटिंग जो एयरक्राफ्ट होते हैं, फाइटिंग हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स, तो उसमें ये रडार्स लगाए जाते हैं। जिससे होता क्या है, ये अपने टारगेट को लॉक करता है एंड टारगेट के ऊपर मिसाइल या फिर जो कुछ भी आर्टिलरी रहेगी तो उसको फायर करती है। रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनको कैटेगरी ए डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंस मिला है। ये लाइसेंस जो है ये सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के लिए दिया जाता है जो हाईली क्लासिफाइड और सिक्योरिटी सेंसिटिव होते हैं। तो ये एक रेयर अचीवमेंट है कंपनी के लिए। बेसिकली आप देखोगे तो कंपनी ने जो जेवी बनाया है, तो यहाँ पे कंपनी रडार सिस्टम बनाने वाली है। बेसिकली ये रडार सिस्टम के लिए ही गवर्नमेंट ने ये कैटेगरी ए वाला डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंस इशू किया है। Q1 ऑफ फाइनेंशियल 26 में कंपनी ने अपने कस्टमर से 61 करोड़ के फ्रेश ऑर्डर्स सिक्योर किए हैं। तो अब कंपनी का ऑर्डर बुक जो है ये 2697 करोड़ का बन चुका है। मतलब अगले 2-3 साल का रिवेन्यू जो है ये काफ़ी हद तक सिक्योर हो चुका है। Q1 ऑफ फाइनेंशियल 26 के रिजल्ट के बारे में जान लेते। अब रिवेन्यू जो है ये 220 करोड़ का आया है, जो पिछले साल से 59% से ज़्यादा है। ईबिटा 17.6 करोड़ का है, जिसमें 50% की ग्रोथ दिखाई दी है। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11.1 करोड़ का है, जहाँ पे ग्रोथ 147% की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है ये 4.7% का है, जो लास्ट ईयर 2.9% का था। ईपीएस जो है ये 1 का आया है, जो लास्ट ईयर 0.4 का था। मतलब कंपनी ने एकदम सॉलिड टर्न अराउंड दिखाया है। देखो, ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं तो हमें ग्रोथ दिखाई देती है, बट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर लाइक Q4 से अगर कंपैरिजन करते हो तो रिवेन्यू कम दिखाई देता है, क्योंकि Q4 में बहुत बड़ा एग्जीक्यूशन हुआ था। लेकिन डिफेंस सेक्टर में ऐसा सीजनल इम्पैक्ट नॉर्मली आप में कई कंपनीज में देखने को मिलता है। देखो दोस्तों, ये जो नंबर्स है ये स्टैंड अलोन नंबर्स है, तो इस पर आप कन्फ्यूज मत होइएगा। फाइनेंशियल ईयर 25 की बात कर लेते तो पूरे साल के नंबर जो है ये रिवेन्यू जो है 1112 करोड़ के आए हैं, जिसमें 21% की गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 36 करोड़ का है, जिसमें 48% का गिरावट है। ईपीएस 3.2 है, जो लास्ट ईयर 6.8 था फाइनेंशियल ईयर 24 में। तो फाइनेंशियल ईयर 25 का जो रिजल्ट है ये वीक आया है ओवरऑल ईयर का, लेकिन अब Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 से स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिख रहा है। बैलेंस शीट हाइलाइट्स देखो दोस्तों, कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, अभी कंपनी डेट फ्री हो चुकी है। कैश और बैंक बैलेंस 913 करोड़ का है, जो बहुत स्ट्रांग लिक्विडिटी दर्शाता है। इन्वेस्टमेंट जो है ये 159 करोड़ के है, जो मेनली सब्सिडरीज और जेवीज के लिए है। अब बात कर लेते हैं बिजनेस सेगमेंट की। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं केबल एंड वायर हार्नेस के बारे में। देखो दोस्तों, एक्चुअली केबल एंड वायर हार्नेस ये होता क्या है, ये बात आप समझिए।
देखो, केबल और वायर हार्नेस का मतलब है एक ऑर्गेनाइज्ड वायरिंग सिस्टम। सोचिए, एक एयरक्राफ्ट या एक मिसाइल में हजारों वायर्स लगते हैं, राइट? तो अगर सबके लिए अलग अलग वायर अगर डाले तो एकदम मेस हो जाता है, मेस हो जाएगा, राइट? तो डीसीएक्स क्या करता है, ये सब वायर को एक हार्नेस में अरेंज करता है। लाइक आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। कंपनी क्या करती है, एक बंडल बनाता है जिससे वायरिंग कॉम्पैक्ट, सेफ और रिलायबल बन जाती है। तो कंपनी कॉम्प्लेक्स आरएफ, पावर, डेटा और मिक्स सिग्नल केबल्स बनाती है। ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है कंपनी के लिए, जो डिफेंस एंड एरोस्पेस सिस्टम के लिए इसेंशियल है। कंपनी इसमें इनऑर्गेनिक ग्रोथ की सोच रहा है, जिसका मतलब है एक्विजिशंस की कंपनी सोच रहा है। देन कंपनी का और एक सेगमेंट है ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, रिनियल सब्सिडरी के साथ। कंपनी पीसीबी असेंबली का काम करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का ब्रेन माना जाता है। आपने कई बार ये इमेज में जो देख रहे हो, ये कई बार आपने देखा होगा, ये अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। इसको बोलते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो इसका असेंबली करने का काम कंपनी करती है, जिसका यूज़ जो है कंपनी कैप्टिव यूज़ के लिए करती है, यानी कि खुद के प्रोजेक्ट्स के लिए करती है, प्लस सिविलियन मार्केट्स लाइक मेडिकल डिवाइसेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। इससे बेनिफिट क्या मिलता है कंपनी को, कंपनी का कॉस्ट सेव हो जाता है, बेटर मार्जिन्स मिलते हैं कंपनी को, एंड सप्लाई चेन जो है ये कंट्रोल में रहता है। देन आता है सिस्टम इंटीग्रेशन का। अब देखो, सिस्टम इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आप पहले आप समझिए। ये सिर्फ पार्ट सप्लाई नहीं है, बल्कि पूरा रेडी टू यूज सिस्टम असेंबली करके कंपनी देता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखो, एक रडार सिस्टम या मिसाइल गाइडेंस यूनिट है, राइट? तो डीसीएक्स क्या करता है, अलग अलग कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके टेस्ट करके एक वर्किंग फाइनल सिस्टम बनाता है, यानी क्लाइंट को एकदम प्लग एंड प्ले सॉल्यूशन मिलता है। एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो, आपने कई बार कंप्यूटर देखा होगा, तो कंप्यूटर में क्या होता है, यूपीएस होता है, बैटरीज होती है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप एक साथ कनेक्ट करते हो तो इसको बोलते हैं सिस्टम इंटीग्रेशन। तो यही काम कंपनी करके देता है, यानी क्या होता है कि क्लाइंट को एकदम प्लग एंड प्ले सॉल्यूशन कंपनी करके देती है। तो ये सेगमेंट डीसीएक्स का कोर सेगमेंट है, एंड सिस्टम इंटीग्रेशन कंपनी रडार, सर्विलेंस, मिसाइल सिस्टम में इंटीग्रेशन करके कंपनी देती है। नॉन ऑफसेट प्रोजेक्ट का शेयर जो है ये अब 40% हो गया है, जो अर्लियर सिर्फ 15% का था। मतलब अब कंपनी इसराइल का ऑफसेट पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। देखो दोस्तों, यहाँ पे दो वर्ड्स है, ऑफसेट एंड नॉन ऑफसेट। तो इसका मतलब क्या होता है, कई कई बार आपने देखा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि गवर्नमेंट कभी भी अगर डिफेंस डील अगर होता है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात होती है। यानी कि फॉरेन कंपनी से अगर हम कोई डील करते हैं तो फॉरेन कंपनी को कंपलसरीली गवर्नमेंट एक रूल बैठाता है कि आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना होगा। तो अगर कंपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करती है तो उसको बोलते हैं ऑफसेट प्रोजेक्ट। एंड अगर कंपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करती, डायरेक्टली किसी इंडियन कंपनी के साथ कनेक्शन बना लेती है, तो उन्हें बोलते हैं नॉन ऑफसेट प्रोजेक्ट। तो वही है, नॉन ऑफसेट प्रोजेक्ट जो है ये कंपनी का अब 40% हो गया है, जो अर्लियर 15% था। देन फोर्थ है NIART जेवी, जो स्पेशली रेलवेज के लिए किया है। तो ELTA के साथ जेवी बनाया है, जो रेलवे के लिए ऑब्स्टेकल डिटेक्शन सिस्टम डेवलप कर रहा है। देखो दोस्तों, मैंने कई डेज पहले एक कवच सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाया था, केरनेक्स माइक्रो सिस्टम जो शेयर है उसके ऊपर बनाया था। तो कवच सिस्टम में क्या है दोस्तों, वो भी रेलवे सेफ्टी के लिए है, बट उसमें एक कमी है। कमी ये है कि उसमें ऑब्स्टेकल डिटेक्शन का सिस्टम नहीं है, जो अब ये कंपनी डेवलप कर रही है। तो ये काफ़ी गेम चेंजिंग कंपनी के लिए हो सकता है। ऑब्स्टेकल डिटेक्शन सिस्टम मतलब क्या दोस्तों, अभी इसका रेंज पहले आप जान लो। करंटली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की कंपैरिजन में ये प्रोडक्ट का रेंज जो है ये डबल है, यानी कि 1.4 किलोमीटर की विजिबिलिटी है। मतलब क्या है, समझो अभी करंट लोकेशन पे कोई ट्रेन है, जो ट्रेन पे ऑब्स्टेकल डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है, राइट? तो जो ट्रेन है ये अपने करंट लोकेशन से आगे की 1.4 किलोमीटर की जो ट्रेन की जो लाइन है, पटरी है, तो वो पटरी पे अगर कोई आदमी बैठा है, अगर कोई आदमी है, अगर कोई एनिमल वहाँ पे है, या फिर ट्रैक पे अगर कुछ पत्थर वगैरह कुछ रखा है, तो ये 1.4 किलोमीटर से ही डिटेक्ट कर लेता है। तो ये सिस्टम जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड सिस्टम है इंडियन रेलवेज़ के लिए। तो इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कंपनी के पास। एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से
इसको अगर कवच सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। देखो अभी तक ऐसे कोई न्यूज़ नहीं है, बट मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। ये जो सिस्टम है इसके लिए डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट दोनों के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है। देन कंपनी काइटिंग एंड एमआरओ की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कस्टमर को रेडीमेड पार्ट्स का पैकेज सप्लाई करना, एमआरओ मतलब मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल की सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये दोनों एसेट लाइट और रिकरिंग रेवेन्यू वाले बिजनेस है। अभी देखो दोस्तों, ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग जो है 2027 तक यूएसडी 2.65 ट्रिलियन होने वाला है। इंडियन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी रैपिडली ग्रो कर रहा है, यूएसडी 142 मिलियन टू 237 मिलियन पहुंचने वाला है 2030 तक। इंडियन ईएमएस इंडस्ट्री का कैगर जो है ये 50% है, मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। एंड गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो है जैसे पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन लिस्ट, डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी 2020, ओएफबी कॉरपोरेशन, आत्मनिर्भर भारत, ये सारी पॉलिसीज जो है ये सब डीसीएक्स के फेवर में है, डीसीएक्स को सपोर्ट करती है। स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर है ये कंपनी, हार्नेस, ईएमएस, एसआई एंड एमआरओ की सर्विसेज कंपनी देता है। स्ट्रॉन्ग ओईएम पार्टनरशिप है, एआईए, लॉकहीड मार्टिन, कॉलिन्स, एलएनटी। डेट फ्री और कैश रिच बैलेंस शीट है कंपनी की। कैटेगरी ए का डिफेंस लाइसेंस मिला है कंपनी को। एंड ऑर्डर बुक जो है ये 2697 करोड़ का है, जो लॉन्ग टर्म की रिवेन्यू विजिबिलिटी दिखाता है। कंपनी रिस्क भी कैरी करता है। डिफेंस ऑर्डर जो है ये क्लियरेंस की वजह से डिले हो सकते हैं, जिसके वजह से रिवेन्यू में फ्लक्चुएट हो सकता है। अभी भी कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन हाई है। आईएआई जो है ये कंपनी का मेजर क्लाइंट है, इस पे कंपनी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो एक ही क्लाइंट पे बड़ा डिपेंडेंसी होना ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिस्क है। प्रॉफिट मार्जिन जो है ये कंपनी के 3 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 4 to 5% के आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कम है। डिफेंस सेक्टर है तो जियो पॉलिटिक्स का रिस्क हमेशा रहता है, जो अभी हम देख रहे हैं ट्रम्प के टैरिफ का। फ्यूचर आउटलुक काफ़ी बढ़िया है कंपनी का। नॉन ऑफसेट प्रोजेक्ट जो है ये ग्रो करना चाहती है कंपनी, ताकि इसराइल के ऊपर एआईए के ऊपर का डिपेंडेंसी है ये कम से कम हो सके। जेवी किया है एएलटीए के साथ रडार सिस्टम बनाने के लिए, जो एक बिग रेवेन्यू स्ट्रीम बन सकता है। रेलवेज एंड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पे कंपनी काम कर रहा है, डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है अपना बिजनेस बियॉन्ड डिफेंस। ऑफसेट अपॉर्चुनिटी जो है ये यूएसडी 13.2 बिलियन पेंडिंग है, जिसमें से डीसीएक्स जो है यूएसडी 1 बिलियन टारगेट कर रहा है। लॉन्ग टर्म विजन है कि प्रोडक्ट कंपनी बनाना है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब देखो यहाँ पे एक बात आपको दोस्तों ध्यान देनी चाहिए, जो प्रमोटर की होल्डिंग थी दिसंबर 22 में 71.72% की थी, जो आज जून 2025 में 52.17% की है। मतलब लगभग 20% का स्टेक प्रमोटर ने बेचा है पिछले 2.5 साल में। ये एक नेगेटिव सिग्नल माना जाता है, क्योंकि प्रमोटर अपना स्टेक जो है कंटिन्यूसली रिड्यूस कर रहे हैं। जनरली अगर प्रमोटर को अपना बिजनेस पे कॉन्फिडेंस होता है तो वो स्टेक इंक्रीज करते हैं, सेल नहीं करते। वही आप एफ का देखोगे तो एफ भी दिसंबर 22 में 1.75% थे, जो अभी 0.71 है। मतलब एफ को भी ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। सेम डी की बात करोगे तो डी भी दिसंबर 22 में 11.28% थे, जो अभी जून 2025 में 4.56% है। तो डी का भी स्टेक गिर रहा है, मतलब इंडियन म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस कंपनीज को भी इस स्टॉक पे कन्विक्शन नहीं आ रहा है। पब्लिक की बात करेंगे तो दिसंबर 22 में 15.25 था, जो जून 25 में मतलब अभी के लिए 42.56% है। तो सबसे बड़ा जंप यहाँ दिख रहा है। प्रमोटर एंड एफ आई ने जो सेल किया है तो ये सारा का सारा पब्लिक के पास चला गया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ पॉइंट नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। ये मैं शेयर होल्डिंग की बात कर रहा हूँ। प्रमोटर ने जो है अपना स्टेक कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, एफ आई भी स्टेक कम कर रहे हैं। ज़्यादा स्टेक जो है ये पब्लिक के पास जा रहा है, जो एक वीक हैंड्स माना जाता है। एंड पॉजिटिव एंगल से देखोगे तो कभी कभी प्रमोटर्स क्यूआईपी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट या एक्सपेंशन के लिए स्टेक बेचते हैं और उस कैश को बिजनेस में लगाते हैं। तो डीसीएक्स ने भी आईपीओ प्लस क्यूआईपी से पैसे रेज किए थे और कंपनी डेट फ्री बन गई है, कैश रिच बन गई है। इसका मतलब क्या है कि प्रमोटर ने स्टेक घटाया है, लेकिन उस फंड को बिजनेस को स्ट्रेंथन करने में यूज़ किया है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर हम इसके फाइनेंशियल रेशियो देखते हैं तो ये बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं लगते। आप आरओई देखोगे तो सिर्फ 3.11% का है। इसका मतलब अगर आप
कंपनी को 1000 रुपीज़ देते हो तो वो 1000 रुपीज़ पे कंपनी सिर्फ 31 रुपीज़ कमा पाती है। वही अगर आप कंपेयर करोगे बैंक एफडी से, तो आजकल कंपनी का बैंक का एफडी जो है इजीली 7% रिटर्न देती है। तो अगर हम 1000 रुपीज़ बैंक को देते हैं तो वो हमें 70 रुपीज़ कमा के देती है। तो इसलिए ROE 3.11% ये काफ़ी ज़्यादा कम है। सेम ROCE भी 5.1% है, जो कैपिटल एफिशिएंसी बहुत लो है। अगेन आप पी रेशियो देखोगे तो 70.6 का है, जो इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। इसका मतलब स्टॉक ओवर वैल्यूड क्लियरली दिख रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू भी आप देखोगे तो 118 की है, जबकि करंट मार्केट प्राइस 253 है। मतलब स्टॉक अपने फेयर वैल्यू से ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड दिखती है। हालांकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के रिजल्ट्स खराब आए थे, इसके वजह से ये ओवर वैल्यूएशन हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो जो रिजल्ट्स है फाइनेंशियल ईयर 25 के, तो ये अभी Q1 से अच्छे आने चालू हो चुके हैं। बट वही है कि हाई वैल्यूएशन और वीक फाइनेंशियल रेशियोज ये सब इंडिकेट यही करते हैं कि नियर टर्म में इस कंपनी के शेयर प्राइस से हम बड़ा अप ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बात है। लेकिन हाँ, कंपनी का फ्यूचर आउटलुक काफ़ी बढ़िया है। डिफेंस और मेक इन इंडिया की वजह से स्ट्रांग दिख रहा है। ऑर्डर बुक 2697 करोड़ का है। जेवी कर रही कंपनी, रेलवे के लिए डिटेक्शन सिस्टम बना रही है। तो कंपनी को अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आप फ्यूचर ग्रोथ देख के अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो बिल्कुल आप ये कंपनी की स्टडी कर सकते हो। देखो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए, ताकि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। ये मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये बात आप याद रखिए। तो बस दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।